अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हम गाड़ी में बैठे बातें करते वापस इस्लामाबाद आ गए। मैंने पलूसकर से कहा, तुम अब यहाँ से सीधा गांव अपने आदमियों के पास जाओ। क्या तुमने इन्हें वारदात वाला मकान दिखा दिया है? पलूसकर बोला, अभी नहीं, लेकिन मैं यही काम करने जा रहा हूँ। तीनों को अपने साथ लाकर जाए वारदात पर आऊंगा और ये भी बता दूंगा कि वो पिछली तरफ जो दरख्त है इसके जरिए मकान की छत पर चढ़ेंगे और वहां से मकान के कमरे में आकर चरपाइयों पर लियाफों में सोए हुए सारे आदमियों, औरतों और बच्चों को कलाशनकोफों के बर्स्ट मारकर हलाक कर डालेंगे। मैंने कहा, इस बात की इन्हें ताकीद करनी होगी कि इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पलूसकर सिगरेट की दाग चुटकी मारकर गिराते हुए बोला, महाराज, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हमारे आदमी बड़ा पेशेवर खूनी है। इसके बाद पलूसकर चला गया। इसके जाते ही मैंने मलक साहब को फोन करके कहा कि वो भाइयों वाले बाग की आबादी में मस्जिद कोने की जानिब गली के कोने पर जो 2 मंजिला सब खिड़कियों वाला मकान है, इसके सामने वाली बड़ी सड़क पर आ जाएं। मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंच रहा हूं। 10 मिनट बाद में और मलक साहब जाए वारदात पर इस मकान से कुछ फासले पर सड़क के किनारे खड़े थे, जहां आज रात को इज्तिमाई कत्ल की वारदात तय पा चुकी थी। मलिक साहब ने मकान को अच्छी तरह से देख लिया था। हम वहां से वापस रवाना हुए तो मलिक साहब ने एक बाग के कोने में गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और कहा, मेरा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाना ठीक मुनासिब नहीं। पलूसकर अगर वहां मौजूद हुआ तो एक अजनबी को साथ देखकर शक कर सकता है। तुम यहाँ से टैक्सी लेकर चले जाना। बाकी तुम किस बात की फिक्र ना करो। इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। यूँ समझ लो कि रात के 9 बजे तक इस मकान के असली आदमी सारे के सारे यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पहुंच चुके होंगे और इनकी जगह हमारे आदमी और औरतें, उनके बच्चे मकान में आ चुके होंगे। मैंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई मारा जाए। वो लोग तो अंदर आते ही चारपाइयों पर सो रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देंगे। मलक साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम फिक्र मत करो। जिस वक्त दहशतगर्द मकान के कमरे में दाखिल होंगे तो चारपाइयों पर लिहाफों के अंदर कोई आदमी या औरत या बच्चा नहीं होगा। लिहाफों के अंदर पुराने तकिए इस तरह डाल दिए जाएंगे कि लगे कि आदमी गहरी नींद सो रहा है। जब दहशतगर्द फायरिंग करने के बाद ये यकीन करके कि सारे लोग मारे जा चुके हैं वहां से भागेंगे तो हमारी पुलिस ने सारे इलाके का मुआवजा कर रखा होगा। मगर ये पुलिस सफ़ेद कपड़ों में होगी ताकि इन्हें यही मालूम हो कि मोहल्ले के लोग हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। मलिक साहब गाड़ी लेकर चले गए। मैं टैक्सी लेकर अपने फ्लैट पर वापस आ गया। मैंने एक मुलाजमा रखी हुई थी जो खाना पकाती थी। वो खाना पकाकर शाम को ही जा चुकी थी। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट कर टीवी देखने लगा। रात गुजरती जा रही थी। रात 11 बजे पलूसकर आ गया। मैंने फर्जी बेचैनी का इजहार करते हुए पूछा, अपने आदमी कहाँ हैं? वो बोला, इन्हें बिल्कुल तैयारी की हालत में छोड़ कर आ रहा हूँ। वो दोपहर से लेकर इस वक्त सोते रहे हैं, अब नहीं सोएंगे। तीनों आदमियों को खुफिया मकाम से साथ लेंगे और जाए वारदात पर पहुंच जाएंगे। पलूसकर, मैं तुम्हें आज रात शराब पीने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम ड्यूटी पर हो। कोई भी जिम्मेदार कारकुन ड्यूटी के दौरान शराब को हाथ नहीं लगाता। पलूसकर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए शराब का क्वार्टर जेब में डाल लिया और बोला, धर्मचंद जी, तुम जैसा जिम्मेदार इंटेलिजेंस अफसर मैंने आज ही देखा है। ठीक है, मैं आज दारू नहीं पीऊंगा। मेरा ख्याल है हमें भी कुछ देर आराम करना चाहिए। 1 बजे रात का अलार्म लगा देते हैं, क्या ख्याल है? ये कहकर मॉनिटर जासूस सोफे से उठा। कॉर्नर पर रखे हुए टाइम पीस का इसने 1 बजे का अलार्म लगाया और सामने वाले दीवान पर आंखें बंद करके लेट गया। इस आदमी में जानों वाली सिफात ज्यादा थी। ये शख्स हर वक्त खाना खा सकता था, जिस वक्त चाहे सो सकता था। हर घर को अपना घर समझकर वहाँ की चीजें बेतकल्लुफी से इस्तेमाल करने लगता था। चुनाचा मेरे देखते देखते वो खराटे लेने लगा। मुझे लगता था कि वो पीएचडी से पीकर आया है। इसकी गैर जिम्मेदारी की हरकतें बाल ठाकरे और भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस के आगे मेरे मौक़िफ़ को मजबूत करती थी। इसलिए मैंने पेशबंदी के तौर पर इसके बारे में रिपोर्ट लिखकर बाल ठाकरे को भारतीय सफारतखाने के सफारती डाक में मुंबई पहुंचा दी थी। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, अगरचे मुझे यकीन था कि जायवारदार पर किसी बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी का खून नहीं बहेगा, बल्कि उल्टा एक भारतीय दहशतगर्द ही मारा जाएगा। इसके बावजूद नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं बेडरूम में आ गया। यहाँ भी मैंने एक छोटा टेलीविजन रखा हुआ था। मैंने एक चैनल ऑन किया और बीबीसी के प्रोग्राम देखने लगा। रात बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे फिर 1 बजा। इसके साथ ही दूसरे कमरे के टाइम पीस का अलार्म बजने लगा। मैं उठकर दूसरे कमरे में आया। अलार्म के शोर के बावजूद पलूसकर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। मैंने इसे हिलाकर जगाते हुए कहा, अलार्म क्यों लगाया था अगर सो ही रहना था? वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, क्या 1 बज गया रात का? मैंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी हमें अपने आदमियों को भी जाकर लेना है। वो गुसल खाने में घुस गया, मुंह हाथ धोकर बाहर निकला और बोला, मैं तैयार हूँ, चल निकलते हैं। 10 मिनट बाद हमारी गाड़ी इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में पहाड़ों की तरफ तेजी से चली जा रही थी। यहाँ एक खुफिया जगह पर तीनों आदमी एक मकान के अंदर लियाफ ओढ़कर सो रहे थे। मैंने कहा, ये सूर में भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जगाओ इन्हें। जासूस पलूसकर ने इनके ऊपर से बारी बारी लियाफ खींच लिया और कहा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। उठो सूरमो, अपना अपना असला चेक करो। तीनों कातिल जल्दी जल्दी उठकर खड़े हुए। कोठरी में 2 मोमबत्तियां जल रही थी। सबसे पहले मैंने तीनों कलाशनकोफों को चेक किया। मैगजीन भरे हुए थे, सेफ्टी केज चढ़े हुए थे। मैंने दहशतगर्दों से कहा, सेफ्टी केज वहां जाकर खोलना ना भूलना। इनमें से एक कातिल बोला,
महाराज बड़ी क्लाशनकोफे चलाई हैं, फिक्र न करें, मकान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने इन्हें ताकीद करते हुए कहा, वो लोग लिहाफ ओढ़ कर सो रहे होंगे, तुम्हारा काम है कि इन पर गोलियों के बर्स्ट मारते जाओ, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए महाराज, एक कातिल ने जवाब दिया। पुलोस्कर ने इससे पूछा, खंजर भी साथ रख लिए ना? तीनों ने अपने अपने खंजर कमीज के अंदर से निकाल कर दिखाए। खंजर भी तेज करके रख लिए हैं महाराज, अगर वक्त पर असला ना चला तो इन खंजरों से इन सब की गर्दनें काट डालेंगे। मुसलमानों को मारने में बड़ा मजा आता है महाराज। हरामियों, तुम में से एक तो हर हालत में जरूर कुत्ते की मौत मरेगा। काश मैं बाकी दोनों को भी मरवा सकता या खुद मार सकता। मैं दिल में यही सोच रहा था, मगर ये मेरी मजबूरी थी। मसलहत का तकाजा था कि इन तीनों में से एक वारदात के मौके पर सिर्फ एक को हलाक किया जाए, बाकी दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारी इस वारदात से भारतीय सफारत खाने की इंटेलिजेंस पूरी तरह बाखबर थी, बल्कि पुलोस्कर के जरिए हमें भारतीय सफारत खाने की पूरी आशीर्वाद और हिमायत हासिल थी। मुझे मालूम था कि वारदात के बाद एक रिपोर्ट तो मुझे ऊपर भेजनी होगी और दूसरी रिपोर्ट भारतीय सफारत खाने की तरफ से भारतीय वजारत खारजा को दी जाएगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर जाए वारदात की जानिब रवाना हो गए। रात बड़ी सर्द थी। पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा सर्दी होती है। रावलपिंडी की सड़कें आधी रात के बाद सुनसान थी। किसी वक्त कोई गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ जाती नजर आ जाती थी। हम लोग ठीक 2:45 बजे मौके पर पहुंच गए। हमें कुछ फासले पर छुप कर इस खूनी वारदात का दूर से मुशाहिदा करना था। तीनों दहशतगर्द भारतीय कातलों ने पोटोहार के इलाके का लिबास यानी शलवार कमीज और लंबी कमीज और गर्म स्वेटर पहन रखे थे। ऊपर खेस लिए हुए थे जिनके अंदर क्लाशनकोफ में छुपाई हुई थी। हमने इन्हें खास मकान से चंद कदम पीछे उतार दिया। मकान का पूरा महल वकू इन्हें मालूम था और वह दरख्त भी इन्हें दिखा दिया गया था जिस पर चढ़कर इन्होंने मकान की छत पर जाना था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। वहां से कोई चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था। हम एक तरफ अंधेरे में कार खड़ी करके इसके अंदर छुप कर बैठे थे। पुलोस्कर कहने लगा, आज चौकीदार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल था कि इसे सबसे पहले कत्ल करना पड़ेगा, मगर लगता है शायद आज वो बीमार है, इसकी मौत नहीं लिखी हुई थी। मैं समझ गया कि चौकीदार को मलिक साहब के खुफिया लोगों ने इधर उधर कर दिया है। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि मकान के अंदर कोई पाकिस्तानी हलाक ना हो जाए। सड़क पर एक जानिब थोड़े थोड़े फासले पर बत्तियां रोशन थीं जिनकी रोशनी सर्दी और धुंध की वजह से धुंधली थी। सड़क की दूसरी जानिब अंधेरा था। इस अंधेरे में हमने तीनों भारतीय दहशतगर्दों को तेजी से दौड़ते हुए अंधेरे में गुम होते देखा था। इस जानिब मकान का पिछवाड़ा था जहां दरख्त पर चढ़कर इन्होंने मकान की छत पर कूदना था। अब मुझे फायरिंग के धमाकों का इंतजार था। मुझे यकीन था कि हमारी पुलिस के आदमी सिविलियन कपड़ों में मकान के बाहर, मकान के अंदर और मकान के आसपास असला लिए मौजूद होंगे। अगरचे मुझे इनमें से एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। ये वक्त दिल की धड़कनों की रफ्तार के साथ गुजर रहा था। किसी भी वक्त पिंडी के सर्द खामोश रात की फिजा क्लाशनकोफों के धमाकों से गूंज सकती थी। टक 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 सेकंड मिनटों में तब्दील होते जा रहे थे। टिक 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 सेकंडों में तब्दील होते जा रहे थे। मैंने बेचैन होकर पुलोस्कर से कहा, ये लोग ऊपर जाकर मर गए हैं क्या? पुलोस्कर ने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कि फिजा क्लाशनकोफों के तड़ाकतोड़ धमाकों से गूंज उठी। इसके साथ ही मकान के अंदर और नीचे गली में से लोगों को पकड़ लो दहशतगर्दों की आवाजें आने शुरू हो गईं। पुलोस्कर ने घबरा कर कहा, इन मलीचों ने सारे मोहल्ले वालों को जगा दिया है। क्लाशनकोफों के धमाकों की आवाज मुसलसल गूंज रही थी। इसमें अब पिस्तौल और राइफलों के धमाकों की आवाज भी आने लगी थी। इन आवाजों को मैंने पहचान लिया था। पुलोस्कर ने नहीं पहचाना था। ये राइफलों और पिस्तौलों के धमाके अपने खुफिया कमांडोज कर रहे थे जो छुप कर बैठे हुए थे। इतने में सारे इलाके में शोर मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। हमने दो दहशतगर्दों को मकान के दरवाजे से निकलकर गली में भागते देखा। वहां रोशनी थी। पुलोस्कर और मैं अंधेरे में गाड़ी के अंदर छुप कर बैठे थे। पुलोस्कर बोला, यहाँ से भाग चलो, हम पकड़े गए तो सारा पोल खुल जाएगा। मुझे मालूम था कि पुलिस हमारी तरफ नहीं आएगी। मैंने इसे डांट कर गुस्से में कहा, नहीं, हमें ऊपर पूरी रिपोर्ट भेजनी है, हम पूरी कार्रवाई का जायजा लेंगे। दोनों दहशतगर्द बाजार की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। इनके पीछे सिविलियन कपड़ों वाली पुलिस के दो आदमी दौड़ रहे थे। पुलोस्कर ने खौफजदा होते हुए कहा, ये दो है, तीसरा कहाँ है साला? मैं समझ गया था कि तीसरे दहशतगर्द को हमारे लोगों ने हलाक कर दिया है। इन दोनों को भी वहां से फरार होने का मौका दिया जा रहा था। इन्हें कोई दूर जाकर पकड़े जाना था। जिस तरफ दोनों दहशतगर्द भाग रहे थे उधर कोई दूर सिविलियन कपड़ों वाले कमांडोज गात मौजूद थी। इन्हें सिविलियन कपड़े इसलिए पहनाए गए थे कि दहशतगर्द भी बाद में शहादत दे सकेंगे। इन्हें पुलिस ने नहीं बल्कि मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा है। मेरी स्कीम इस तरह तो कामयाब हो सकती थी। जब दोनों भारतीय दहशतगर्द दौड़ते हुए हमारी नजरों से ओझल हो गए और बाजार और गली में लोगों का हजूम जमा हो गया तो मैंने ये कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने तेजी से गाड़ी को वापस मोड़ा, इस्लामाबाद जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मैंने कहा, हमारे सिर्फ दो आदमी वहां से निकल सके हैं, तीसरा कहाँ चला गया? वो नजर क्यों नहीं आया? पुलोस्कर बोला, मेरा ख्याल है पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये दोनों तो निकल गए हैं, अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, मकान में तो कोई नहीं बचा होगा, बड़ी फायरिंग की है इन लोगों ने, इतनी फायरिंग में कौन बचा होगा? सबके सब मारे गए होंगे। पुलोस्कर ने जुमला खत्म किया तो मैंने कहा, भगवान ने बड़ी मदद की है हमारी। इस तरफ आज गश्ती पुलिस का भी कोई आदमी नहीं था। मैंने जुमला जानबूझकर और रिकॉर्ड में डालने के लिए कहा था ताकि किसी को शक देन में ना आए कि पुलिस को पहले खबरदार कर दिया गया था। इसी खातिर मलिक साहब ने सारी फोर्स को सिविलियन लिबास में रखा था।
पुलोस्कर बोला, महाराज बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है। हमारे एक आदमी मारा गया है तो फिर क्या हुआ? जिस तरह फायरिंग की आवाज से सारा मोहल्ला उठ बैठा था, ऐसी हालत में तो इन तीनों का मारा जाना यकीनी था। मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हैरानी की बात है कि लोगों के पास भी असला मौजूद था। पुलोस्कर कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम नहीं, यहाँ दूसरे मर्द के पास कुछ न कुछ तो बाड़े का एक पिस्तौल जरूरी होता है। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो आसमान पर पिछले पहर का सफेदी शहर नमूदार होना शुरू हो गया था। पुलोस्कर कहने लगा, हमें यहाँ से सीधा पहाड़ियों वाली खुफिया जगह पर जाना चाहिए। दोनों मफरूर आदमी वहीं पहुंचेंगे। मैं जानता था कि वो अब नहीं आएंगे और इन्हें हमारे कमांडोज ने पकड़ लिया होगा और इस वक्त वो गुमनाम अफराद में शामिल हो चुके होंगे। तुम ठीक कहते हो, मैंने कहा। चलो। हम फ्लैट में रुके बगैर वहां से सीधे इस्लामाबाद से आगे पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते सुबह का सफेदी चारों तरफ फैल चुकी थी। हमने खुफिया पनागाह में जाकर देखा, इन दोनों में से अभी तक एक भी नहीं पहुंचा था। हम टीले के दामन में बनी हुई छोटी सी वीरान कोठरी में बैठ गए। अंदर की फिजा गर्म थी। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है हमारा तीसरा आदमी भी निकलने में कामयाब हो गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, पुलोस्कर ने सर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। वो तीनों दिन निकलने तक यहाँ पहुँच जाएंगे। हम काफी देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे। मैं बैठे बैठे वहाँ ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि इन तीनों दहशतगर्दों में से कोई भी वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे पुलोस्कर खुद ही कहने लगा, धर्मचंद जी, मेरा ख्याल है पुलिस इनके पीछे लगी थी। वो पुलिस को जल देकर किसी दूसरी तरफ निकल गए होंगे और किसी जगह छुप कर बैठ गए होंगे। अब वो रात का अंधेरा हो जाने के बाद ही यहाँ आएंगे। हमें शहर वापस चले जाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि पिंडी के इस मकान में कितने लोग कत्ल हुए हैं। हम गाड़ी में बैठकर वापस चल पड़े। पुलोस्कर बोला, वारदात लेट नाइट की हुई है। अखबारों की आखिरी कॉपी प्रेस में जाकर छपी होगी। सुबह के अखबारों में तो शायद ही इसकी खबर आए, लेकिन ज़मीमा जरूर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन हम भूल गए थे कि अखबार आजकल बिजली की तेज रफ्तार मशीनों पर छपते हैं और आजकल कॉपी 3 बजे तक भी जा सकती है। फिर भी सुबह के सिर्फ 2 अखबारों में खूनी वारदात की खबर छप सकी। बाकी अखबारों ने ज़मीमें छाप दी। खबर बड़ी सुर्खियों के साथ छपी थी जिसमें लिखा था कि रात पिछले पहर पिंडी के भाइयों वाले मोहल्ले के एक मकान में दहशतगर्दों की एक खूनी वारदात में कुछ मर्द, औरतें और बच्चे दहशतगर्दों के अंधाधुंध फायरिंग से हलाक कर दिए गए। मरने वालों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। मोहल्ले के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर जाग पड़े। इन्होंने दहशतगर्दों का पीछा किया जो वारदात करने के बाद भाग रहे थे। एक दहशतगर्द लोगों के हाथों मारा गया, बाकी 2 को लोगों ने पकड़कर थाने पहुंचा दिया। अखबार में इस बात का खास नोटिस लिया गया था कि जाए वारदात पर पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची। पुलोस्कर ने अखबार की खबर पढ़कर अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। दोनों पकड़े गए हैं, एक मारा गया है। यह हरामी पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। यहाँ की पुलिस का टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पुलोस्कर परेशानी के आलम में उठकर कमरे में टहलने लगा। मैंने खबर को बड़े गौर से पढ़ा। यह खबर हमारी इंटेलिजेंस ने लगवाई थी और बहुत मुमकिन था कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर प्रेस को भी एतमाद में ले लिया गया था। और ये जुमला खास तौर पर लिखवाया गया था कि पुलिस जाए वारदात पर 1 घंटे बाद पहुंची। बाद में मलिक साहब से इस बात की तस्दीक भी हो गई क्योंकि मैं चाहता था कि मौके वारदात पर पुलिस की मौजूदगी किसी तरह से जाहिर न हो और कमांडोज या खुफिया एजेंसी का सिरे से नाम ही न आए। इसमें मेरे आने वाले पाकिस्तान की सलामती की कमांडो ऑपरेशन की कामयाबी का इन्हिसार था। पुलिस की मौजूदगी बाल ठाकरे और भारतीय इंटेलिजेंस को इस शक और शोबे को तकवीत पहुंचा सकती थी कि पुलिस की वारदात से पहले इल्म हो गया था। ये शक मुझ पर ही पड़ सकता था। पुलोस्कर किसी जगह फोन कर रहा था। 2-3 फोन करने के बाद वो बाहर जाते हुए बोला, हम अपनी एम्बेसी जा रहा है। इनसे मशवरा करना होगा। हमारे आदमियों का पकड़ा जाना हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर दोनों में कोई बक पड़ा तो ना सिर्फ मैं और तुम दोनों गिरफ्तार कर लिए जाएंगे बल्कि हमारे मुल्क भारत की भी सियासी सतह पर बदनामी होगी। वो चला गया। वो ठीक कह रहा था। इस्कंदर शाह अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, मगर वो नहीं जानता था कि ऐसा होगा नहीं। मैंने एक स्कीम के तहत जानबूझकर दोनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाया था और मुझे मलिक साहब से मिलकर इन दोनों को हवालात या जेल से फरार करवाना था ताकि बाल ठाकरे और भारत की इंटेलिजेंस को मेरी नीयत पर जरा बराबर भी शक न रहे। मैंने मलिक साहब का नंबर डायल किया। वो फोन पर मौजूद थे। मेरी आवाज़ पहचान कर बोले, मेरा ख्याल है सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसा कि तुम चाहते थे। क्या ख्याल है? मैंने कहा, मलिक साहब, अखबारों में जो खबर छपी है इसने मेरे मौक़िफ़ की बड़ी ताकत दी है। मैं यही चाहता था। मलिक साहब बोले, सारी बातें बैठ कर होंगी। तुम ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ। फिर इन्होंने मुझे वो ऑफिस बताया जहां वो बैठे थे। मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। यह ऑफिस पिंडी में ही था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामूली सा ऑफिस था। हमने तय कर रखा था कि हम किसी भी सरकारी जगह पर नहीं मिलेंगे। इसकी वजह मुझे ये खदशा था कि कहीं मेरे पीछे भारतीय सफारतखाने का कोई इंटेलिजेंस वाला ना लगा हुआ हो। यह वारदात और बरामदात का ऑफिस था और मेरा कारोबार भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, इसलिए मेरा वहां जाना कारोबारी जरूरियात के तहत भी हो सकता था। मलिक साहब पिछले कमरे में बिजली का हीटर लगाए बैठे थे। मुझसे उठकर हाथ मिलाया। कहने लगे, ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ 4 चारपाइयों के लिहाफों के चीथड़े उड़ गए थे। इनके अंदर सरहाने तकिए थे। अपने आदमी तो असला लेकर गली में छुपे हुए थे। मैंने कहा, अखबार में जो खबर छपी है वो बड़ी मुतवाज़िन और हमारी पॉलिसी के ऐन मुताबिक थी। मलिक साहब बोले, इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर प्रेस को अपने साथ मिलाना पड़ा। प्रेस ने भी मुल्क की सलामती की खातिर हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। मैंने पूछा, जो दहशतगर्द मारा गया है इसकी लाश कहाँ पर रखी है? मलिक साहब बोले, अस्पताल में है। इसका पोस्टमार्टम होगा। कल के अखबारों में इसकी तस्वीर भी आ जाएगी। बाकी जिन दोनों को हमने स्कीम के मुताबिक गिरफ्तार किया था वो इलाके के थाने के हवालात में बंद है।
आगे आपका क्या मंसूबा है? मैंने कहा मंसूबा ये है कि बाल ठाकरे और भारत की इंटेलिजेंस के सामने अपने एतमाद बहाल कराने, उन लोगों के दिलों में मेरे बारे में अगर शक व शोबा है तो इसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जब मैं कहूँ इस वक्त इन दोनों दहशतगर्दों के फरार होने का मौका दिया जाए, मगर अखबारों में भी इनके फरार होने की खबर छपनी चाहिए। मलक साहब कहने लगे, मगर इसमें पुलिस की बदनामी होगी कि इनकी हिरासत से भारत के 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। मैंने कहा डिप्लोमेसी और मसलियत का तकादा है कि इन दोनों को भाग जाने का मौका भी दिया जाए और अखबारों में एक खबर भी छपनी चाहिए। अगर खबर ना छपी तो इंडियन इंटेलिजेंस को एक मान गुजर सकता है कि इन दोनों का फरार सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है और पुलिस को बदनामी से बचाने की खातिर अखबारों में खबर नहीं छपने दी गई। मलक साहब बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहने लगे, ठीक है, अगर मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा मलक साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने मुल्क की सलामती की खातिर ही कर रहा हूँ। मैं जो मौत के मुंह में जाकर बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों के नापाक इरादों को जहाँ तक मुझसे हो सके खाक में मिला दूँ। इसमें मेरी कोई ज़ाती अर्ज नहीं है। मलक साहब ने मेरा हाथ दोनों हाथों में ले लिया और बड़े जज्बाती लहजे में कहने लगे, तुम पाकिस्तान के बहादुर मुजाहिद हो। पाकिस्तान को दुश्मनों ने घेर रखा है। इस वक्त हमें तुम जैसे जियाले बेगर्द और मुहिब वतन मुजाहिदों की ज़रूरत है। तुम जिस तरह कहोगे हम इसी तरह करेंगे। मैंने कहा मैं वही कर रहा हूँ जिसकी इस वक्त मेरे वतन पाक को ज़रूरत है। मेरे सामने अखनौर की तोपों और इसके पैरामीटरों और स्ट्रिंगर मिसाइलों की तबाही का मिशन है जो दुश्मनों ने सिर्फ पाकिस्तान के शहरों को तबाह करने के लिए लगाई हुई है। अगर इसी मरहले पर मुझ पर शक पड़ गया तो मेरा असली मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अब ऐसा है कि मैं आपसे एक दिन बाद राब्ता पैदा करूंगा। आप पिंडी में ही रहें। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों भारतीय दहशतगर्दों को किस वक्त फरार होने का मौका देना है। ठीक है, मैं आपके फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद मलक साहब चले गए। रात को पड़ोसकर मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने पता चलाया है कि अपने दोनों आदमियों को पुलिस मक्कर वाली टाटर सेल ले गई है जहाँ इनसे पूछगछ शुरू हो गई है। मैंने पूछा, क्या इनको कमांडो या इंटेलिजेंस तो नहीं ले गई? तो उसका कहने लगा कि भगवान का शुक्र है कि अभी तक वो नहीं आए, मगर वो कहने लगा कि इनको इस कदर अजियतें दी जाएंगी कि वो सब कुछ बता देंगे और हमारे बारे में भी बता देंगे। धर्मचंद जी, इससे पहले कि अपने आदमी हमारा राज फाश कर दें, मैं इन दोनों को मकरवाली सेंटर से फरार करवा देना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मकरवाली टॉर्चर सेंटर पर तो सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा। वो बोला, होगा तो होता रहे, हमें हर हालत में रात को अटैक करके अपने आदमियों को वहां से निकालना होगा। मैंने इसे कहा, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। पहली बात तो ये है कि हम मकरवाली सेंटर का पूरा सर्वे करेंगे ताकि मालूम हो सके कि अपने आदमी किस जगह पर कैद हैं। प्लोस्कर कहने लगा, हम इकट्ठे रात के अंधेरे में जाकर पता लगा लेंगे। मेरा ख्याल है हमें मजीद 2-3 आदमियों की ज़रूरत होगी। मैंने इसे कहा, तुम पहले मकरवाली जाकर वहां जाकर सेंटर का पूरा सर्वे करके आओ, इसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगले रोज प्लोस्कर मकरवाली चला गया। मैंने इसके बाद मलक साहब से फ़ोन पर फौरी राब्ता पैदा किया और उससे पूरी बात तय कर ली। इन्होंने मुझे बताया कि वो इस मंसूबे के तहत दोनों दहशतगर्दों को जुडिशल हवालात से निकाल कर मकरवाली गए हैं। आखिर वो पाकिस्तान के एक जिम्मेदार कमांडो थे। कहने लगे, इस बात का ख्याल रखना कि दोनों भारतीय दहशतगर्द हैं। मफरूर होने के बाद तकरीबी कार्रवाइयां जरूर करेंगे। मैं तब इन्हें बताया कि दोनों ज़्यादा देर तक मफरूर नहीं रहेंगे। आप ये ना भूलें कि दोनों भारतीय दहशतगर्द मेरी निगरानी बल्कि मेरे कंट्रोल में होंगे। गोया एक पाकिस्तानी कमांडो की कैद से भागकर दूसरे पाकिस्तानी कमांडो की कैद में आ जाएंगे। फिक्र न करें, हम इन दोनों को अगली बार हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। प्लॉस्कर भी देहाती आदमियों के भेद में मकरवाली सेंटर का सर्वे करके वापस आ चुका था। कहने लगा, वहां से अपने आदमियों को फरार कराना नामुमकिन है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम है कि कुछ चिड़िया भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं खुद मौका देखने जाऊंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। मौका देखने का एक ही बहाना था, मुझे तो वो जगह देखनी थी जहां मलिक साहब की हिदायत के मुताबिक पुलिस गार्ड एक पल के लिए निगाहों से ओझल हो जाना चाहते थे। मैंने वापस आकर पुलिसकर से कहा, हम आज रात अटैक करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। रात को हम मकरवाली की तरफ रवाना हो गए। हमने अपने पास एक पिस्तौल छुपा कर रख लिया था। मैंने दोनों पिस्तौलों में ऐसी गोलियां भर ली थी जिनमें सिक्का नहीं था, सिर्फ बारूद ही था। कोई ये बेदरर गोलियां थी। पुलिसकर इस हकीकत से बेखबर था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जब रात के 2 बजे हम सेंटर के सेल के अक में वाक़ खाई में आए तो हमने देखा कि दोनों कांस्टेबल जो पहरा दे रहे थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने पुलिसकर से कहा, भगवान हमारा साथ दे रहा है, संतरी गायब है, तुम यहाँ रहो, मैं ऊपर जाकर दोनों को निकाल कर लाता हूँ। किसी किस्म की परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया था। कोठरी का दरवाजा भी मुकफल नहीं था, सिर्फ बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैं कुंडी खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। अपने दोनों भारतीय दहशतगर्द लकड़ी के फर्श पर पुराने लिहाफ ओढ़े सो रहे थे। मैंने इन्हें जगाया और कहा, उठो, मेरे साथ निकल चलो। वो आंखें मलते हुए उठे। इन्होंने मुझे पहचान लिया था। मैंने निकाल कर नीचे ले आया जहाँ प्लोस्कर मेरा इंतजार कर रहा था। हमने वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। खाइयों और घाटियों में कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मैंने प्लोस्कर से कहा, हम खतरे से बाहर निकल आए हैं। हम तेज तेज चलते चढ़ाई चढ़कर कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गए जहाँ हमने अपनी पुरानी गाड़ी खड़ी की हुई थी। जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ दौड़ने लगी। प्लोस्कर को यकीन नहीं आ रहा था कि सारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मैंने इसे कहा, यह सब भगवान की कृपा से हुआ है, वरना पाकिस्तानी पुलिस कभी इतनी गाफिल नहीं होती। भगवान जाने दोनों कांस्टेबल किस काम से किस तरफ चले गए थे। बाल ठाकरे जी का आशीर्वाद था। प्लोस्कर, ताज्जुब की बात है कि कोठरी का ताला भी नहीं लगा हुआ था। दूसरे दिन तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सिर्फ एक अखबार में खबर आ गई थी कि 2 कैदी मकरवाली सेंटर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं।
पुलिस सरगर्मी से इन्हें तलाश कर रही है। इसी रात मुझे मुंबई से बाल ठाकरे का पैगाम मिला कि मैं तुम्हारी कारकर्दगी से खुश हुआ हूँ कि तुम अपने आदमियों को पाकिस्तान की कैद से छुड़ा लाए हो। मुझे यहाँ के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है। इन लोगों की हिमाकत से हमारा एक आदमी मारा गया, लेकिन तुम्हारा मिशन कामयाब रहा। अखबारों ने ये क्यों ना लिखा कि पिंडी के मकान में कितने आदमी मारे गए हैं। मालूम करके मुझे लिखो। इस दफा पिंडी के राजा बाजार में अपने आदमियों से खुली फायरिंग करवाओ। यह पैगाम इशाराती जबान में था। इस पैगाम को सिफारती अमले ने नोट किया था। इबारत को आम नजर से पढ़ा जाए तो इसमें मेरे मिशन की और सिफारती अमले की तारीफ की गई थी, मगर जब मैंने अपने फ्लैट में आकर कलीदी किताब खोलकर इबारत को डिकोड किया तो इबारत बदलकर वही इबारत बन गई जो मैंने ऊपर बयान की है। मैंने इसी रात बाल ठाकरे को जवाबी पैगाम भिजवा दिया जिसमें कहा कि मैंने पूरी तहकीक की है। पिंडी के मकान में 4 आदमी, 2 औरतें और 4 बच्चे हलाक हुए थे। पुलिस ने जानबूझकर मरने वालों की सही तादाद को छुपा दिया था। साथ ही बाल ठाकरे को यकीन दिला दिया कि अब मैं राजा बाजार में खुली फायरिंग करवा रहा हूँ। बहुत जल्द कामयाबी की रिपोर्ट रवाना करूंगा। इस पैगाम और जवाबी पैगाम के बारे में मैंने मलिक साहब को भी तफसील से बता दिया। वो फिक्रमंद हो गए, कहने लगे राजा बाजार तो गुंजान बाजार है, वहाँ हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। अगर इन दहशतगर्दों ने खुली फायरिंग की तो बड़े लोग मारे जाएंगे। मैंने कहा, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ मलिक साहब? मेरे होते हुए किसी भारतीय दहशतगर्द की जरूरत है तो किसी पाकिस्तानी का खून बहा सके। मेरे ज़हन में एक ऐसी स्कीम है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो क्या स्कीम है? मलिक साहब ने पूछा। मैंने कहा, अभी मुझे थोड़ा सा मजीद गौर कर लेने दीजिए। पुलिसकर को मालूम हो गया था कि मेरे नाम बाल ठाकरे का पैगाम आया है और वो कहने लगा, ठाकरे जी ने क्या कहा है? मैंने कहा, ठाकरे जी ने ऑर्डर दिया है कि इस बार राजा बाजार में खुली फायरिंग करके जितने लोग मारे जा सकते हैं मार दिए जाएं। पुलिसकर मुस्कुराया, कहने लगा, ये हुई ना बात, कुछ नहीं तो 60-70 पाकिस्तानी जरूर मार दिए जाएंगे। मैंने दिल में कहा, सिर्फ 2 आदमी ढेर होंगे और वो भारतीय दहशतगर्द होंगे। ऊपर से मैंने खुश होकर कहा, पुलिसकर जी, इससे ज्यादा लोग मरेंगे। क्लाशनकोफें 2 होंगी, इनके ब्रश पोछाड़ों की तरह गिरेंगे। क्लाशनकोफ की गोली कम से कम 3 आदमियों के जिस्म से गुजरती है, तो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए धर्मचंद जी।